नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं समय में पीछे, प्राचीन बेबीलोन की धूल भरी गलियों में। वाह, बेबीलोन। हाँ, जहाँ कहते हैं दौलत और समृद्धि के कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी मतलब हजारों साल बाद भी उतने ही कारगर हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लासन की बहुत ही मशहूर कहानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और उसमें दिए गए हैं धन कमाने के 7 कालातीत नियम। हाँ, और ये कहानी के रूप में है, ये इसकी खासियत है। सही। तो हमारी ये जो आज की बातचीत है ये उसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। बेबीलोन का वो सबसे अमीर आदमी अरकाद, उसने अपनी दौलत का राज कैसे खोला। और मजे की बात यह है, अरकाद कोई मतलब पैदाइशी अमीर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक मुंशी था। हाँ, एक मामूली मुंशी। लेकिन अपनी लगन से और कुछ खास सिद्धांतों को अपनाकर वो बन गया बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। कमाल है। इतना कि लोग हैरान थे। कहते हैं राजा तक ने उसे बुलवाया, पूछा अरकाद, ये क्या चक्कर है, तुम इतने अमीर कैसे बन गए जबकि बाकी लोग गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं। और राजा ने कहा कि ये ज्ञान बांटो, बिल्कुल। अपना ज्ञान दूसरों के साथ भी बांटो। तो हमारी आज की ये जो गहरी छानबीन है वो इन्हीं सवालों के जवाब और अरकाद के उन हमेशा काम आने वाले सबकों पर है। ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, इन पुराने लेकिन सुनहरे नियमों को समझना और देखना कि आज की इस तेज रफ्तार कॉम्प्लेक्स दुनिया में पैसा बनाने और संभालने के लिए कितने प्रैक्टिकल हैं। मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं। नहीं, कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है यहाँ। ये तो सदियों पुरानी जांची परखी समझदारी है। बिल्कुल। तो चलिए बेबीलोन के इस खजाने को खोलते हैं। हाँ, और जानते हैं इस कहानी की जो असली खूबसूरती है ना, वो ये है कि ये फाइनेंशियल सलाह को किसी उबाऊ लेक्चर की तरह नहीं देती, नहीं, बल्कि एक दिलचस्प, आसानी से याद रह जाने वाली कहानी की शक्ल में पेश करती है। उसमें किरदार हैं, उनकी अपनी मुश्किलें हैं, उनकी सीख है। इसीलिए तो ये हजारों साल बाद भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और सीधा असर करती है। ये दिमाग के साथ साथ दिल को भी छूती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो अरकाद का पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट। नियम बड़ा सीधा था उसका, तुम जो भी 10 सिक्के कमाते हो उनमें से कम एक सिक्का अपने लिए बचा कर रखो। बस इतना? हाँ, मतलब घर का किराया देने, खाना खरीदने या कोई और बिल चुकाने से भी पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रख लो। सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले। अरकाद इसे कहता था धन का बीज। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बचत करने की बात नहीं है। अच्छा। ये आपकी कमाई पर आपके मालिकाना हक का दावा है कि ये पैसा मेरा है, पहले मैं इसे अपने लिए रखूंगी, फिर बाकी खर्चे देखूंगी। वाह, ये सोच तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये मानसिकता बदल देती है। मतलब आप सिर्फ खर्चे पूरे करने वाली मशीन नहीं हैं, आप अपनी दौलत के निर्माता हैं, चाहे शुरुआत एक सिक्के से ही क्यों ना हो। ये बचत को प्राथमिकता देना सिखाता है, मजबूरी नहीं बनाता। और वो जो 10% वाली बात है, वो शायद अरकाद के लिए एक शुरुआत थी, एक ऐसा हिस्सा जो ज्यादातर लोग बिना ज्यादा मुश्किल के बचा सकते हैं। सही। आज के जमाने की जो ऑटोमेटिक बचत योजनाएं हैं, जैसे SIP, हाँ बिल्कुल, जिसमें हर महीने एक तय रकम अपने आप कट जाती है, वो इसी सिद्धांत का तो मॉडर्न रूप है। बिल्कुल। मकसद वही है कि बचत को टालना नहीं है, सबसे पहले करना है। जी, ये हुई ना बात। मतलब बचत हमारी कमाई का पहला हकदार है, आखिरी नहीं। चलिए अब दूसरे सबक पर आते हैं। ठीक है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। बेबीलोन के लोग भी भाई हमारी तरह ही थे। हाँ बिल्कुल, शौक तो तब भी थे। हाँ, उन्हें भी अच्छे कपड़े चाहिए, शानदार दावतें हों, आरामदायक जिंदगी हो, सब पसंद था। लेकिन अरकाद ने चेताया था। क्या कहा था उसने? उसने कहा, तुम्हारी जरूरतें हमेशा तुम्हारी कमाई जितनी ही बढ़ती जाएंगी जब तक तुम उन पर लगाम नहीं कसते। ओ, ये बात तो आज भी 100% सच है। बिल्कुल। उसने साफ कहा कि अपनी जरूरतों मतलब नीड्स और अपनी इच्छाओं यानी वांट्स, इनमें फर्क करना सीखो और हमेशा अपनी कमाई से कम न गुजारा करो। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो ये सलाह शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां हर तरफ से, मतलब विज्ञापनों से, सोशल मीडिया से, हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाया जाता है। हाँ, ये तो है। अरकाद की बात कंजूसी करने के बारे में नहीं है, यह है सोच समझकर बुद्धिमानी से खर्च करने के बारे में। बजट बनाना, अपने खर्चों पर नजर रखना। आजकल तो कितनी सारी एप्स हैं जो इसमें मदद करती हैं। हाँ हैं। और ईमानदारी से खुद से पूछना कि क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है
या ये सिर्फ एक पल भर की इच्छा है? ये असल में पैसे पर नियंत्रण पाने का तरीका है, ताकि पैसा आपको नियंत्रित ना करे। हम सबने महसूस किया है वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट भरने का मजा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अरकाद हमें याद दिलाता है कि उस थोड़े समय के मजे और असली जरूरत में फर्क करना, यही असली नियंत्रण है। सही। और ये एक टिकाऊ वित्तीय आदत है। आपकी आय कम हो या ज्यादा, ये हमेशा काम आती है। तो पहला कदम था बीज बोना, मतलब बचत। हाँ। दूसरा जमीन तैयार करना, यानी खर्च पर नियंत्रण। लेकिन बीज को बढ़ने के लिए उसको खाद पानी भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। यही अरकाद का तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी सबक आता है, अपने पैसे को काम पर लगाएं। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरकाद ने कहा था, तुम्हारे बटुए में रखा हर सोने का सिक्का वो एक गुलाम की तरह है जो तुम्हारे लिए और सिक्के कमा सकता है। वाह, क्या उपमा है ना? मतलब सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उस बचत को ऐसी जगह लगाना होगा जहां वो खुद और पैसा पैदा करे। सोचिए, आपका पैसा आपके लिए 24 गुना 7 मेहनत कर रहा है, तब भी जब आप सो रहे हो। ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर इशारा करता है कंपाउंडिंग की ताकत की तरफ। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। जी, जिसे आइंस्टाइन ने कथित तौर पर दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश किए और उस पर 10% ब्याज मिला। अब आपके पास 110 रुपए है। ठीक। अगले साल आपको 110 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी 11 रुपए। अब आपके पास 121 रुपए हैं। ये जो ब्याज पर ब्याज कमाने का सिलसिला है ना, हाँ। ये छोटी सी बढ़त समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना सकती है। यही है पैसे का आपके लिए काम करना। ये निष्क्रिय आय बनाने का रास्ता खोलता है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार एक्टिव होकर काम नहीं करना पड़ता। जैसे निवेश से ब्याज या डिविडेंड। हाँ, या किराए से आमदनी। ये आपकी सक्रिय कमाई, यानी आपकी नौकरी या बिजनेस से होने वाली आय पर आपकी निर्भरता कम करता है। सही बात है। ये मानसिकता को बदल देता है। आप सिर्फ पैसा बचाने वाले से पैसा बनाने वाले बन जाते हैं। पैसा बनाना तो ठीक है, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसकी हिफाजत करना, वो भी तो उतना ही जरूरी है। बेहद जरूरी। यहीं से आता है चौथा सबक, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। प्रोटेक्ट योर वेल्थ। कहानी में एक ऐसे नौजवान का जिक्र है। हाँ, वो ईंट बनाने वाले से सलाह लेने चला गया था। हाँ, गहनों के बारे में सलाह ली ईंट बनाने वाले से, और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी सारी बचत गंवा दी। अरकाद की सीख साफ थी, जिस काम के बारे में तुम नहीं जानते उसमें अपना पैसा मत लगाओ, और ना ही ऐसे लोगों की सलाह मानो जो उस क्षेत्र के माहिर नहीं हैं। बिल्कुल। उसने हमेशा समझदार और अनुभवी लोगों से सलाह लेने और केवल सुरक्षित आजमाए हुए मौकों में ही पैसा लगाने पर जोर दिया। ये बात आज के दौर में, जहां निवेश के नाम पर इतनी धोखाधड़ी है और जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें भरी पड़ी हैं, और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ये सबक जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट और वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को दिखाता है। किसी भी निवेश से पहले उचित जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस, मतलब पूरी छानबीन करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब इसका ड्यू डिलिजेंस का? मतलब ये देखना कि क्या ये कंपनी या योजना असली है, इसमें रिस्क कितना है, क्या इसके पीछे के लोग भरोसेमंद हैं, जो रिटर्न के वादे किए जा रहे हैं क्या वो हकीकत से परे तो नहीं। बिना सोचे समझे या बस सुनी सुलाई बातों पर या भावनाओं में बहकर निवेश करना अक्सर आपकी मेहनत की कमाई डुबो सकता है। खासकर आजकल वो ऑनलाइन निवेश, क्रिप्टो वगैरह। बिल्कुल। जहां जानकारी कम और प्रचार ज्यादा होता है, वहां अरकाद की ये चेतावनी एक तरह से क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा का काम करती है। लेकिन एक सवाल है, बुद्धिमान सलाह किससे लें? आजकल तो हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता फिरता है, ये भी तो एक चुनौती है। सही सवाल है आपका। बुद्धिमान सलाह का मतलब है ऐसे लोगों से राय लेना जिनका उस विशेष क्षेत्र में लंबा, सफल और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड हो। अच्छा। वो कोई दोस्त या रिश्तेदार हो जरूरी नहीं, हो सकता है वो एक योग्य वित्तीय सलाहकार हो या उस इंडस्ट्री का कोई अनुभवी प्रोफेशनल। और हाँ, उनकी सलाह को भी आंख बंद करके नहीं मानना है, उसे अपनी समझ और रिसर्च के साथ तौलना है। मूल बात वही है, समझदारी और सावधानी। बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात। कुछ वैसा ही। अच्छा, अब आते हैं 5वें सबक पर। ये आज की दुनिया में थोड़ा बहस का मुद्दा बन सकता है। कौन सा? अपना घर खरीदें।
अरकाद ने किराया देने के बजाय लोगों को अपना घर और जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, जिस आदमी का अपना घर होता है वो घर महसूस करता है और अपने परिवार के लिए ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वो घर को सिर्फ एक छत नहीं मानता था, बल्कि एक संपत्ति। हाँ, एक स्थायी संपत्ति, सुरक्षा की भावना और एक लंबी अवधि का निवेश मानता था। हाँ, ये सच है कि आज किराया लेना बेहतर है या खरीदना, ये बहस काफी पेचीदा हो गई है। हाँ, बहुत। घर खरीदने की लागत बहुत बढ़ गई है, लोकेशन बहुत मायने रखती है, लोगों की जीवन शैली बदल रही है, वो ज्यादा मोबाइल हो गए हैं। लेकिन अगर हम अरकाद के नजरिए के मूल तत्व को देखें तो वो आज भी मायने रखता है। वो बात कर रहा था स्थिरता और सुरक्षा की। अपना घर होने से एक मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, ये तो है, और साथ ही लंबे अवधि में ये अक्सर एक महत्वपूर्ण संपत्ति मतलब एसेट बन जाता है जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता है। ये बात भी है। बेशक यह फैसला हर किसी की अपनी वित्तीय स्थिति, जीवन के लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा, लेकिन अरकाद का फोकस उस बुनियाद पर था जो एक अपना घर देता है, एक ठिकाना, एक निवेश और मन की शांति। यानी सिर्फ वित्तीय नहीं, भावनात्मक पहलू भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और भविष्य की सुरक्षा के बाद सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। हाँ। छठा सबक इसी से जुड़ा है। हाँ, कौन सा? अपना भविष्य सुरक्षित करें, सिक्योर योर फ्यूचर। हाँ। अरकाद ने लोगों को याद दिलाया कि भाई जवानी और कमाने की क्षमता हमेशा नहीं रहती। ये बहुत जरूरी याद दिलाना है। हाँ, उसने कहा उस दिन के लिए पहले से प्रावधान करो जब तुम बूढ़े हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे। और अपने परिवार का भी ध्यान रखो अगर तुम उनके साथ नहीं रहे। उसने शायद अनाज जमा करने का उदाहरण दिया होगा कि जैसे बुरे वक्त के लिए अनाज बचाते हैं, वैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन बचाना चाहिए। ये सीधी तरह से आज की जो वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग की आधुनिक अवधारणाएं हैं उनसे जुड़ता है। जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत करना, भारत में जैसे पीएफ है, एनपीएस है। हाँ। या फिर निजी पेंशन योजनाएं लेना, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस लेना ताकि आपके न रहने पर परिवार को आर्थिक सहारा मिले। लाइफ इंश्योरेंस भी। बिल्कुल। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ताकि बीमारी का खर्च आपकी बचत ना खा जाए, और एक आपातकालीन फंड बनाना, इमरजेंसी फंड। मतलब कम से कम 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं उनके बराबर पैसा आसानी से उपलब्ध रखना, ताकि नौकरी जाने या कोई अचानक मुसीबत आने पर कर्ज ना लेना पड़े। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है जी। ये सब क्या है? ये तात्कालिक सुख या जरूरतों से आगे देखने और लंबी अवधि की सोच अपनाने की बात है। ये समझना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उनके लिए तैयार रहना ही समझदारी है। बिल्कुल। और फिर आता है 7वां और आखिरी सबक जो शायद इन सबको संभव बनाने की कुंजी है। अच्छा, वो क्या है? अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाए। अरकाद का मानना था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। तो क्या है? ज्ञान और कौशल। वाह। उसने कहा, इच्छाएं होना अच्छी बात है, लेकिन वे सिर्फ इच्छाएं ही रहेंगी अगर उन्हें पूरा करने की क्षमता न हो। सही बात है। उसने खुद में निवेश करने पर जोर दिया, मतलब नए हुनर सीखना, अपने काम या व्यापार को बेहतर बनाना, लगातार सीखते रहना और अपनी कीमत बढ़ाना। उसका मानना था कि आप समाज को जितना ज्यादा मूल्य, जितनी ज्यादा वैल्यू देंगे, उतना ही ज्यादा धन कमा पाएंगे। ये सिर्फ पैसा बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा कमाने के बारे में है। अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के बारे में है। ये सीधी तरह से मानव पूंजी की अवधारणा से जुड़ता है। ह्यूमन कैपिटल। यानी आपकी शिक्षा, आपके कौशल, आपका अनुभव, आपकी सेहत, ये सब मिलकर आपकी आर्थिक कीमत तय करते हैं। खुद पर किया गया निवेश, चाहे वो कोई नया कोर्स करना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना हो, शायद सबसे अच्छा निवेश है जो कोई कर सकता है। इससे न केवल आपकी कमाई की क्षमता बढ़ती है, बल्कि ये आपको बदलते आर्थिक माहौल में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी भी बनाए रखता है। सही। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास और जीवन में अधिक अवसर पाने के बारे में भी है। और मुझे लगता है ये बात हमारे उन श्रोताओं से गहराई से जुड़ेगी जो हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रखते हैं। बिल्कुल। तो इन 7 सबकों का अगर हम सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो संदेश एकदम साफ है ना? अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले बचाओ, पहला कदम। हाँ। फिर अपने खर्चों को काबू में रखो, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझो। दूसरा, अपनी बचत को बेकार मत पड़े रहने दो, उसे समझदारी से निवेश करो ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। तीसरा और बहुत जरूरी, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो, अपनी संपत्ति की रक्षा करो।
चौथा, भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए योजना बनाओ। रिटायरमेंट, इमरजेंसी, परिवार की सुरक्षा। पांचवा और छठा, और सबसे जरूरी, कभी सीखना बंद मत करो। अपनी काबिलियत बढ़ाते रहो ताकि तुम और ज्यादा कमा सको। सातवां, बिल्कुल। अरकात की कहानी यही तो सिखाती है कि भाई दौलतमंद बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये अनुशासन, समझदारी और लगातार सही वित्तीय निर्णय लेने का नतीजा है। ये सिद्धांत तब भी काम करते थे बेबीलोन में, और आज भी करते हैं। बिल्कुल। और इन सिद्धांतों की सबसे असाधारण बात है उनकी कालातीतता, टाइमलेसनेस। सोचिए, बेबीलोन का समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी तकनीक हमसे कितनी अलग थी। जमीन आसमान का फर्क। हाँ, लेकिन पैसे को लेकर इंसान का व्यवहार, उसकी इच्छाएं, उसके डर, वो शायद उतने नहीं बदले। इसीलिए धन बनाने और संभालने के ये बुनियादी नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। अरकात की यात्रा, एक गरीब मुंशी से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बनना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है। सही कहा। ये दिखाती है कि सही सिद्धांतों और लगातार कोशिश से कोई भी अपनी वित्तीय तकदीर बदल सकता है। तो इन सदियों पुराने पर आज भी खरे उतरने वाले सिद्धांतों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। जरूर पूछिए। अरकात की इन 7 सीखों से प्रेरणा लेकर वो कौन सी एक छोटी सी लेकिन ठोस आदत है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज से ही अपना सकता है?